अंधेरों की सभा में सर उठाना सीख जाते हैं। दियों को बस जला दो, झिलमिलाना सीख जाते हैं। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देश में जो जागरूकता की एक लहर उठी है और उसके बाद हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर भी देशभक्ति का जो जज्बा है वो जागता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने जिस तरीके से दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी लोगों की जमानत खारिज करने का एक साहसिक फैसला लिया और उस फैसले की वजह से भारत ही नहीं अमेरिका तक हिल गया है। ये कोई बड़ी बात मैं या कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, ये बड़ी हकीकत है। आपको याद होगा कि इस फैसले के आने से पहले न्यूयॉर्क सिटी, जिसे कि दुनिया का सबसे ताकतवर शहर कहा जाता है, वहां के मेयर ने भी एक पत्र जारी करके दबाव बनाने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट पर और ये कहने की कोशिश की थी कि उमर खालिद जो जेल में पड़ा हुआ है उसके साथ अन्याय हो रहा है। यानी कि इनडायरेक्टली अमेरिका से दबाव डाला जा रहा था कि जज उमर खालिद और शर्जील इमाम नाम के दोनों अपराधियों को जो दिल्ली दंगे के लिए दोषी हैं उन्हें जमानत दे दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अरविंद कुमार कर रहे थे और दूसरे जज थे एनवी अंजारिया। ये जो जस्टिस अरविंद कुमार है, यही यशवंत वर्मा मामले में जो कमेटी बनी है, जांच कमेटी, उसमें भी हैं और इन्होंने बड़े ही साहस के साथ साफ तौर पर शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत को खारिज कर दिया। ये न केवल इन दोषियों के लिए बहुत बड़ा झटका था, बल्कि इनके जो वकील थे कपिल सिब्बल, उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ा करारा तमाचा था उसके मुंह पर, क्योंकि सिब्बल को यह गुमान हो गया था कि वो किसी भी केस में अगर खड़ा हो जाएगा तो फिर फैसला उसी के पक्ष में आएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए की धारा 15 की जिस तरीके से व्याख्या की है, वो आने वाले समय में यूएपीए के केस में जब भी इस तरीके से जमानत मांगने के लिए वकील जाएंगे, उन्हें इस फैसले से बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि अब तक जो माना जाता था और कोर्ट भी इसको स्वीकार करता था कि आतंकवादी गतिविधियों में बम ब्लास्ट या इसी तरीके के जो विस्फोट है या दूसरे जो गोलियां चलाने के जो कृत्य हैं उनको शामिल किया जाता था और उसी में अगर व्यक्ति लिप्त है तभी उसे यूएपीए की धारा 15 के तहत दोषी माना जाता था। लेकिन अब इस मामले की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर बम ब्लास्ट या दूसरे हथियारबंद किसी तरीके के माध्यम के अलावा किसी योजना से, किसी बातचीत से भी ऐसा ही अंदेशा उत्पन्न होता है कि भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा है, तो ये भी आतंकवादी गतिविधि ही मानी जाएगी। और यही वो बात थी, चाहे सिब्बल हो, सिंघवी हो, सलमान खुर्शीद हो या दूसरे सिद्धार्थ दवे, सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल जैसे जो वकील इस मामले में जो दलीलें दे रहे थे, वो कह रहे थे कि इनकी बातों से कोई भी आतंकवादी गतिविधि का सामने नहीं आया है। लेकिन अब कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई देश के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करता है, लोगों में भय उत्पन्न करने की कोशिश करता है, देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसको भी आतंकवादी गतिविधियों में ही शामिल माना जाएगा। और इसी वजह से इन दोनों दंगाइयों की जो जमानत है उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। यानी अब आने वाले समय के लिए ये जो आदेश है ये एक नजीर बन गया है। नजीर इसलिए भी बन गया है कि इसने आगे का रास्ता भी बंद कर दिया है और इसी फैसले में इन दोनों दोषियों को 1 साल तक के लिए किसी भी अदालत में जमानत की याचिका लगाने से भी रोक दिया गया है और उसका असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से यह फैसला आया है, पूरे देश में जो अर्बन नक्सल गैंग वाले लोग हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो लोग इस देश के खिलाफ साजिश रचने वालों का साथ देते हैं, वो सब के सब इस फैसले की जोरदार तरीके से विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेएनयू जो देश के टैक्स के पैसे से चलता है और वहीं पर शर्जील इमाम, कन्हैया कुमार, उमर खालिद जैसे तथाकथित छात्र
देश के गरीबों की जेब से आने वाले पैसे पर मौज उड़ाते हैं और अधेड़ उम्र तक छात्र बने रहते हैं, वहां पर तो इस फैसले के खिलाफ खूब नारेबाजी भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए गए हैं, मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई है, पूरे देश के खिलाफ नारेबाजी करने की कोशिश की गई है। ये वही जेएनयू है जो दिल्ली के हृदय में है, लेकिन आप उनकी हिम्मत देखिए कि वहां होते हुए भी वो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, देश के खिलाफ साजिश करते हैं, साजिश के षड्यंत्र रचते हैं और उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि वो स्टूडेंट होने के नाते आसानी से बच जाते हैं। कन्हैया कुमार उमर खालिद को पहले भी देश के खिलाफ नारे लगाने के लिए जेल जाना पड़ा था। हाई कोर्ट से बड़ी मुश्किल से शर्तों के साथ जमानत मिली थी, लेकिन दूसरी तरफ जब लोग जमानत पर बाहर आए थे तो प्रचारित ये किया गया था कि ये लोग बेकसूर थे, खामखाम में इनको फंसाया गया है। जबकि वहां जो नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े हो गए के नारे लगे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, कश्मीर की आजादी के नारे लगे थे और राहुल गांधी टाइप के लोग इनके समर्थन में वहां खड़े हुए दिखाई देते थे। अभी जो वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, उन सब वकीलों की अगर कलेक्टिव फीस की बात की जाए तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए रोजाना की फीस उनकी थी। ये फीस दे कौन रहा था? ऐसे जो लोग होते हैं जो देश के टैक्स पेयर के कमाई पर पलते हैं, उनकी इतनी मोटी फीस देता कौन है? और ये लोग बड़ी निर्लज्जता के साथ केवल और केवल दोषियों, अपराधियों, आतंकवादियों, देश के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए ही वकालत करते हुए क्यों नजर आते हैं? यह भी बड़ा सवाल है। और इस मामले में जिस तरीके से अमेरिका की सीनेट के भी कुछ सदस्यों ने पत्र लिखा था और इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ संदेश भी दिया था कि ये साफ तौर पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की एक कुत्सित कोशिश है। भारत ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका या किसी दूसरे देश को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस उमर खालिद के माता पिता अमेरिका तक पहुंच गए और उन्होंने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। फिर सवाल यह है कि उनका खर्चा किसने उठाया था? ये जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, ये इन सबको फाइनेंस करती हैं और उसी की वजह से इनको महंगे महंगे वकील मिल पाते हैं और इस तरीके से वो अपने पक्ष में नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। इस फैसले के आने के बाद इन सब के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ गया है और उन्हें यह संदेश चला गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसे जज बैठे हुए हैं जो सिब्बल सिंघवी के कुतर्कों से प्रभावित होकर उनके हिसाब से फैसले नहीं देंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उससे पहले जिस तरीके से BR गवई तक का मामला था, वो CJI भी बन गए थे और उन्होंने जैसे फैसले दिए थे उन पर आज तक उनकी आलोचना होती है। ये फैसला अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है, हमने कल भी इस पर बात की थी और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव को भी झटा बता दिया है भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। उम्मीद ऐसी लग रही थी कि शायद जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है उससे कुछ प्रेशर आ सकता है, लेकिन ये जो जज थे ये पहले ही अपना फैसला लिख चुके थे और उन्होंने पहले ही तय कर दिया था। हमने बीच में सुनवाई जब चल रही थी तब भी ये आपको बताया था कि जिस तरीके से मामले को बड़े ही तसल्ली पूर्वक और शांति पूर्वक ये दोनों जज सुन रहे हैं, उससे तो साफ नजर आ रहा है कि इस बार कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद या सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल टाइप के तमाम ये जो वकील इकट्ठे हुए हैं, इन सबको बहुत भारी लात पड़ने वाली है सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट इस बार इन्हें इनकी असली औकात दिखाने वाला है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यही किया है। इनका जो घमंड था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। सिब्बल के आप बॉडी लैंग्वेज अगर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जिरह करते समय तो ऐसा लगता है कि सिब्बल किसी स्कूल का टीचर है और बाकी लोग प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं।
वो जिस तरीके से बहस करता है, जिस तरीके से उसकी भाव भंगिमाएं होती हैं, और कई बार तो उसके लिए उसे बेइज्जत भी होना पड़ता है। कलकत्ता के एक मामले में जिस तरीके से वो हंसते हुए नजर आया था, बाद में वो वीडियो वायरल हुआ और इसके लिए उसने माफी भी मांगी और सुप्रीम कोर्ट से भी दरखास्त की थी कि लाइव कार्रवाई को रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोग उसको विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि तमिलनाडु गवर्नर केस में भी जो कुछ फैसला आया था, उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका उन दोनों जजों की तो थी ही, क्योंकि फैसला उन्हीं का था, लेकिन उस फैसले को लिखवाने में सबसे बड़ा रोल था अभिषेक मनु सिंघवी का। हमारे देश की जो बड़ी अदालतें हैं, इस तरीके के जो बड़े वकील कहे जाते हैं, हालांकि वो अगर देखा जाए तो बड़े नहीं, केवल महंगे वकील हैं, क्योंकि वो जिन लोगों के केस लड़ते हैं वो या तो बहुत बड़े क्रिमिनल्स होते हैं या फिर देश के खिलाफ साजिश करने वाले लोग होते हैं। कभी भी ये वकील आपको किसी बेगुनाह के लिए लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे या फिर किसी विक्टिम के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए खड़े होते हुए नजर नहीं आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे जो देश और समाज के खिलाफ साजिश कर रहे हों, उसके खिलाफ अपराध किया हो उन्होंने, और उनके बचाव के लिए ये लोग खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अब इन लोगों को एक बहुत बड़ा सबक दे दिया है कि वो कितनी भी मोटी फीस ले ले, लेकिन सरकार और जो समाज है उसके खिलाफ अगर वो कोई भी साजिश करने वाले के साथ खड़े होंगे तो उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। अब तक यूएपीए के मामले में ये लोग इसी तरीके के तर्क देते थे कि इस व्यक्ति के ऊपर जो आरोप है उससे कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई मौत नहीं हुई, कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आतंकवादी या टेरर गतिविधि में उसकी साजिश, उसकी बयानबाजी और उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इसको भी देखा जाएगा और उसके अनुरूप ही कोर्ट आगे का फैसला करेगा। ऐसा होने की वजह से शर्जील इमाम ने जिस तरीके से चिकन नेक को काटने की बात की थी, उमर खालिद ने प्रेसिडेंट ट्रंप के आने पर हंगामा करने की बात की थी, उसी की वजह से ये दोनों के दोनों लोग दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड के रूप में अब जेल के अंदर हैं और 1 साल और कम से कम अभी इन्हें जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि उस दौरान ये अपने लिए ये जमानत की कोई याचिका भी नहीं डलवा सकते हैं। तो ऐसे फैसले इसी वजह से आ पा रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को ये पता चल रहा है कि देश की जनता उनके अच्छे कामों के लिए सराहना करने के लिए बैठी है, उनका समर्थन करने के लिए बैठी है, उनका सम्मान करने के लिए बैठी है। और उन्होंने ये भी देख लिया है कि अगर देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ इनसे कोई गलती होगी तो जनता उस पर भी रिएक्ट करने बैठी है, जैसा कि BR गवई के मामले में हुआ था। वो चीफ जस्टिस थे, लेकिन एक वकील ने उनके ऊपर जूता फेंक दिया था। तो ये जो जनता के अंदर से डर खत्म हुआ है, जनता के अंदर अपने देश के प्रति जो जागरूकता उत्पन्न हुई है, उसी का नतीजा है कि आज तमाम हाई कोर्ट से और यहाँ तक कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छे फैसले आने लगे हैं और ये सही मायने में जनता की जीत है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।